नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इस इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये जो प्रश्न है यूपीएससी के एग्जाम से लिए गए हैं। हालांकि यह प्रश्न अन्य एग्जाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है जैसे यूपीपीसीएस, नेट, जेआरएफ एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ ही साथ अपने पूर्व में जो अध्ययन किए हुए हैं उसके बहुत बड़े पोर्शन को रिवाइज भी करेंगे। देखिए, हमारा ये पहला प्रश्न है। वर्ष 1916 में गठित दक्षिण भारतीय उदारवादी परिसंघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने कांग्रेस को ब्राह्मण प्रधान संगठित बताते हुए क्या बताया? ब्राह्मण प्रधान संगठन बताते हुए उसकी आलोचना की। इसने होम रूल आंदोलन का समर्थन किया। तो हम चलते हैं, इस पार्टी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस पार्टी की स्थापना 1916 में हुई थी। इससे जो जुड़े व्यक्तित्व हैं, टीएम नायर, टीएम नायर, पी त्यागराज चट्टी, चट्टी और नतेशा मुदलियार, नतेशा मुदलियार। ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं जो इसकी स्थापना में क्या किए थे, अहम रोल निभाए थे। देखिए, जो 1916 में ये पार्टी बनी थी, उसका इंग्लिश में जो नाम है साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, इसी के इसे शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोला जाता है? सिल्फ बोला जाता है। यस, ILF, सिल्फ। ठीक है, तो ये देखना है, सिल्फ भी इसे बोला जाता है। इसने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए तीन पत्रिका जारी किए थे। एक हुआ जस्टिस, दूसरा द्रविडियन, और तीसरा आंध्र प्रकाशिका। देखिए, इसमें आंध्र आ गया, मतलब आंध्र प्रदेश वाले जिले में था, तो वहां पे क्या हुआ? तेलुगु। द्रविडियन में क्या? तमिल। और जस्टिस पार्टी इंग्लिश में। ये लैंग्वेज है जो अपनी विचारधारा को अलग अलग लैंग्वेज के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो जस्टिस और द्रविडियन और आंध्र प्रकाश का। आगे चल के जो पार्टी है दक्षिण भारतीय उदारवादी परिसंघ है, यह जस्टिस पार्टी के नाम से भी क्या हो जाएगी? फेमस हो जाएगी, जस्टिस पार्टी। चलिए, अब जो इसकी विचारधारा था हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इन लोगों ने कांग्रेस में जो इनका आरोप था कांग्रेस पर कि इन लोग इसमें क्या है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या है, प्रभुत्व है, यानी कि ब्राह्मणों का उसमें प्रभुत्व है, उसकी जो विचारधारा है उसकी प्रभुत्व है। तो उसके विरोध में जाते हुए इन लोगों के जो वहाँ के दक्षिण भारत के कुछ उच्च जाति के वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने अपने आप को गैर ब्राह्मण घोषित करते हुए जो निम्न वर्ग के वहाँ लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, उन लोगों के उत्थान के लिए संघर्ष शुरू किया। संघर्ष शुरू किया और इसमें इसी के आधार पर उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। उस आलोचना का आधार यही बनाया कि जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व ज़्यादा कांग्रेस में नहीं मिलता है, और जो कांग्रेस में ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, ब्राह्मणों का प्रभुत्व ज़्यादा है। तो इसी आधार पर आलोचना करते हुए इन लोगों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। इसके लिए दलित वर्ग के लिए, जो अन्य वर्ग गैर ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, पृथक निर्वाचन मंडल क्या किए? मांग की। किसके आधार पे? जैसे मुस्लिम लीग को प्राप्त था पृथक निर्वाचक मंडल, वैसा ही इन लोगों ने भी मांग किया। और इन लोगों ने साथ ही साथ एक पत्रिका प्रकाशित की है, एक अलग से पत्र निकालें, गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र के माध्यम से उन्होंने जो उस समय जो एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का भी क्या किया? आलोचना किया। बोला कि जो ब्राह्मणों का प्रभुत्व ज़्यादा है, उसकी जो विचारधारा है उसका प्रभुत्व ज़्यादा है। ऐसा ही उन पे आरोप लगाया गया और एनी बेसेंट का आलोचना किया गया। हालांकि एनी बेसेंट की जो उनकी पत्रिका थी न्यू इंडिया, उसने इस विचारधारा को का खंडन किया, आलोचना भी इसका किया कि ऐसा क्या है, निराधार है, ये क्या है, आरोप निराधार है। हालांकि जो ये पार्टी थी, इस पार्टी ने जब 1920 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में
93 सीटों में से 63 सीटें इन्होंने क्या किया, जीते थे। 98 सीटों में से 63 सीटें इन्होंने जीते थे, उस चुनाव में भाग लिया था, मद्रास मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो हम चलते हैं इस जो डिस्कशन किए हैं, डिस्कशन के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसने कांग्रेस को ब्राह्मण प्रधान संगठन बताते हुए इसकी आलोचना की। यस, आलोचना की। दूसरा, इसने होम रूल आंदोलन का समर्थन किया। ने क्या किया, विरोध किया। किसके पत्र के माध्यम से, गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र के माध्यम से। ओके, क्या किया, इसका विरोध किया। तो इस प्रकार देखते हैं हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है। ऑप्शन ए सही है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे आरंभिक घटना से शुरू करके उनके घटित होने की कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। पहला है कलकत्ता निगम अधिनियम। कलकत्ता निगम अधिनियम अधिनियमित किया गया उस सन। दूसरा, बंगाल का विभाजन लागू किया गया। पुलिस प्रशासन की समीक्षा करने के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर आयोग की नियुक्त की गई। पुलिस आयोग की नियुक्ति किया, क्या किया, पुलिस प्रशासन की समीक्षा करने के लिए। चलिए हम एक एक करके इन सबको जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कलकत्ता अधिनियम जो आया था, कलकत्ता निगम एक्ट आया था। क्या आया था, निगम एक्ट। उस एक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो एक्ट आया था 1899 में आया था। 1899 में आया था। उस समय के तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। तीनों के समय लॉर्ड कर्जन ही रहेंगे। लॉर्ड कर्जन रहेंगे। देखिए जो लॉर्ड कर्जन थे, यह भारत को एक सुदृढ़ केंद्रीकृत और शक्तिशाली नौकरशाही में विश्वास करता था। ये मतलब भारत को एक केंद्रीकृत सरकार, केंद्रीकृत गठित करना चाहते थे, और उसमें क्या हो, एक नौकरशाही सरकार हो। ठीक है, शक्तिशाली नौकरशाही सरकार हो, उसी के रूप में भारत को केंद्रीकृत करना चाहते थे। इसी के मद्देनजर उन्होंने 1899 में एक कलकत्ता निगम अधिनियम पारित किया। कलकत्ता निगम अधिनियम यानी कलकत्ता निगम एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के माध्यम से भारतीयों को जो स्वशासन, कुछ स्वशासन प्राप्त था, मतलब कुछ था, ज्यादा नहीं, आंशिक रूप से, उस स्वशासन से वंचित करने के लिए प्रावधान किए गए। इसमें कलकत्ता निगम अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया कि जो उस समय के जो निगम में जो विधायकों की चुन के जाते थे विधायक, उनकी संख्या क्या कर दी जाए, कम की जाए। उनकी स्वशासन को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। और जो मनोनीत अधिकारियों की संख्या थी उसको वृद्धि कर दी जाए। मनोनीत अधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर दिया जाए। यह जो मनोनीत अधिकारी थे ये डायरेक्टली गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त होते थे। तो इस आधार पे स्वशासन पे क्या किया गया, चोट मारा गया। स्वशासन पे चोट, यहाँ पे लिख देते हैं। एक प्रकार से क्या था, स्वशासन पर चोट था। तो यह 1899 में आया। अब हम चलते हैं बंगाल का विभाजन। ये तो आपको देखते ही आ गया होगा कि क्या 1905। तो ये भी लॉर्ड कर्जन के समय ही आया था, जिसमें तत्काल उस समय के बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल थे वहाँ पे हिंदी भाषी क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। हालांकि मुसलमान क्या हो गए, अधिकांश संख्या में हो गए। परंतु जो पश्चिमी बंगाल था, यहाँ जो बंगाली भाषी के लोग थे वो लोग अल्पसंख्यक हो गए। अब इस आधार पे, भाषा के आधार पर बांटा, और साथ ही धर्म के आधार पर भी लोगों को बांट दिया गया। धर्म के आधार पर भी लोगों को क्या कहते हैं, बांट दिया गया। क्या कहते हैं कि धर्म के आधार पर लोगों के बीच खाई क्या हो और बढ़ जाए। तो यह कब आया था, 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को इसकी घोषणा गवर्नर जनरल ने की थी। तीसरा, देखिए तीसरा जो है 1902 और 3 के आसपास का समय है, जो उस समय का पुलिस प्रशासन की समीक्षा करने के लिए एक आयोग गठित किया गया। मतलब क्या कहना था, उसकी समीक्षा करके अपना रिपोर्ट देना था। तो सर एंड्रयू फ्रेजर, इन्हीं के अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो पुलिस में अधिकारी स्तर के है ना, भारतीयों को अधिकारी स्तर पर क्या कर दिया जाए, नियुक्ति दी जाए। कहाँ पे, अधिकारी स्तर पे। अधिकारी स्तर पे क्या किया जाए, नियुक्त किया जाए। और उन्हें केवल पुलिस निरीक्षक के पद तक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक साथ ही एनसीओ के पद तक ही उन्हें क्या किया जाए, पदोन्नत किया जाए। और इन्हें जो ये लोग थे,
लिमिट कर दिया गया कि मतलब यह अधिकारी स्तर, पुलिस निरीक्षक और एनसीओ जो है, इससे ऊंचे पदों पर इनका पदोन्नत ना किया जाए। साथ ही वे भारतीय इंपीरियल पुलिस का हिस्सा नहीं होते थे, नहीं होने का प्रावधान भी इसमें किया गया। तो चलिए ये जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन के आधार पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आया था कलकत्ता निगम अधिनियम, एक पहले आएगा तो ये तो नहीं होगा। दूसरा, तीसरा आ गया ना, फिर उसका क्या हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तो तीसरा ये हो गया, सही हो जाएगा। हालांकि दो ऑप्शन है ना, एक तीन दो, इसमें भी दिया सही, इसमें भी दिया ना, ये दोनों सही हो सकता है, क्यों हो सकता है इसमें कुछ गलत है ना, या तो ये सही है या तो दोनों ऑप्शन सही ही है, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हालांकि इसमें ऑप्शन में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है रहनुमाई मजदायसन, रहनुमाई मजदायसन। सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए हुए, कथन के आधार पर चार ऑप्शन दिए हुए, उनमें से सही चुनना है। यह पारसी धर्म के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी शिक्षित, अंग्रेजी मतलब पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षित पारसियों का एक समूह द्वारा आरंभ किया गया एक पारसी सुधार आंदोलन था। सभा के विचारों को हितवाद, हितवाद नामक समाचार पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसे फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में संगठित किया गया था, फिरोज शाह मेहता। चलिए हम लोग सबसे पहले रहनुमाई मजदायसन जो सभा थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी, रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना, इसका उद्देश्य यह था कि उस समय जो पारसी समुदाय के जो धार्मिक धार्मिक स्तर था वह गिर रहा था, लोगों में शिक्षा का स्तर गिर रहा था, लड़कियों का जो बाल विवाह भी उसमें क्या होता ज्यादा प्रचलित हो गया था, उसका भी शिकार वो लोग हो गए थे। तो और उन लोग जो उसमें जो पाश्चात्य वर्ग, पाश्चात्य शिक्षा से आए लोग थे, जो पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण किए थे, जब वो लोग पारसी समाज में आए तो यहाँ के शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए एक रहनुमाई मजदायसन सभा की क्या किए, स्थापना की। रहनुमाई मजदायसन सभा की क्या की, स्थापना की। कब, 1851 में रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि उन्हें क्या करना है, हम पहले इसके जुड़े व्यक्तित्व हैं जो स्थापना में अहम रोल निभाए थे, क्या देख लेते हैं नाम। तो इसमें जो है दादा भाई नेरोजी, दादा नेरोजी जो धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिए थे ना, दादा भाई नरोजी, और जेबी वाचा, जेबी वाचा, और एस एस बंगाली, नौरोजी फरदून जी। ये कुछ व्यक्तित्व हो गए जिन्होंने रहनुमाई मजदायसन सभा था, धार्मिक सुधार सभा था, उसकी स्थापना में अहम योगदान निभाया था। चलिए हम इसे कुछ उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य को देख लेते हैं। सबसे पहला तो क्या था, शिक्षा में वृद्धि करना है ना, शिक्षा स्तर में क्या करना है, वृद्धि करना है। ओके, शिक्षा में क्या करना है, वृद्धि करना है। इस सभा की स्थापना, इसके उद्देश्य पारसियों की सामाजिक स्थिति का उत्थान करना था, सामाजिक स्थिति का क्या करना था, उत्थान करना था। क्या करना था, उत्थान करना था। ओके, अब देखिए जो पारसियों की धर्म की प्राचीनता थी ना, उसमें शुद्धता थी, धर्म की शुद्धता पे, प्राचीन शुद्धता, प्राचीन धर्म शुद्धता की बहाली करना था। वो लोग प्राचीन धर्म में जो शुद्धता थी, जो उसमें क्या कुछ परिवर्तन हो गए थे, तो उसमें क्या करना था, उन्हें शुद्धता करना था, सुधार करना था। और साथ ही जो लड़कियों की जो विवाह की उम्र थी उसमें भी क्या करना था, वृद्धि करना था, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी इसमें प्रावधान क्या कीजिए, बढ़ाया जाए, लड़कियों को शिक्षित किया जाए, इसके लिए भी इसमें इन्होंने जोर दिया। हालांकि ये जो लड़कियों की जो शिक्षा का बात है, आगे चल के इसी के लिए लड़कियों की जो विवाह का उम्र है बढ़ा दिया जाता है, इन्हीं लोगों के प्रयासों के माध्यम से आगे चल के क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और हम लोग आगे चलते हैं, इसके प्रयास से विवाह की आयु बढ़ाई गई और पारसी महिलाओं का उद्धार भी हुआ, महिला उद्धार। और
देखिए इन्होंने अपने सुधार जो किए थे ना, इस सुधार को एक आवाज़ देने के लिए, एक क्या बनने के लिए, एक आवाज़ बने, इसके लिए इन्होंने राष्ट्र गुफ्तार, क्या चीज़? राष्ट्र राष्ट्र गुप्ता नामक एक पत्रिका निकाले, यानी कि सत्य बताने वाला, इसका मतलब ये हो गया राष्ट्र, ठीक है, इसका मतलब हो गया सत्य बताने वाला। सत्य बताने वाला एक पत्रिका निकाले, उस पत्रिका के माध्यम से अपनी विचारधारा का समाज में विस्तार करते थे, फैलाते थे। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो ये जो तीसरा कथन है जिसमें दिया गया है क्या, हितवाद, जो दूसरा में हितवाद जो पत्रिका है, यह पत्रिका महादेव गोविंद रनाडे के महादेव गोविंद रनाडे ने किसी आधार पे, वो एक व्यक्तित्व थे गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों लोग इससे जुड़े हुए हैं, थे। हितवाद नामक पत्रिका से उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी, इसमें 1905 में एक पार्टी की स्थापना किए थे। उस पार्टी का नाम है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इस पार्टी की स्थापना की थी। इसी पार्टी ने एक पत्र निकाला था, क्या, हितवाद। तो हमें याद रखना है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने हितवाद नामक पत्रिका प्रकाशित किया था अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए। तो हम चलते हैं, अब जो हमारा डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन के आधार पर अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला है, यह पारसी धर्म के पुनरुद्धार के लिए अंग्रेजी शिक्षित पारसियों के एक समूह द्वारा आरंभ किया गया एक पारसी सुधार आंदोलन था। ओबियसली, ओके, जो पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके लोग आए हुए थे, लोगों ने अपने धर्म के सुधार करने के लिए यह आंदोलन चलाया था। दूसरा, सभा के विचारों को हितवाद नामक समाचार पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, नहीं। सब जो हितवाद नामक की सब पत्रिका है, इसका संपादन तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों ने किया था ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, इसे फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में संगठित किया गया था, फिरोज शाह मेहता का नाम ही नहीं किया यहाँ पे, ओके, नहीं, नाम ही नहीं इसमें देखा, क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इस आधार पे केवल ऑप्शन बी, केवल एक हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 1835 के सिक्का अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है, विशेष ध्यान देना यहाँ पे, कि सही नहीं है, इससे अनचाही त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे देखिए, पूरे ब्रिटिश भारत में चांदी के रुपए के सिक्कों को एकमात्र वैध मुद्रा घोषित किया गया था। ओके, एकमात्र, यानी कि सिक्के सिक्के चांदी के सिक्के ही अब चलेंगे बस ब्रिटिश भारत में, अब बाकी सब क्या हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे। तो इसका कथन का मतलब ये है। ओके, एकमात्र वैध मुद्रा। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा चांदी के सिक्कों के समान वजन और शुद्धता के सोने के सिक्कों की ढलाई पर रोक नहीं लगाई गई, रोक, सोने के सिक्कों पर रोक नहीं लगाई गई। ओके, दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार सरकार को दिया गया, एकमात्र अधिकार सरकार को दिया गया। ई, चांदी के सिक्कों पर उसका मूल्य अंग्रेजी और पारसी दोनों में उत्कीर्ण होता था। फिर क्या सुना है, जो सही नहीं होता है, इन चारों ऑप्शन में से तीन ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे, और एक क्या होगा, गलत होगा। चलिए हम इससे जुड़े जो तथ्य हैं उस तथ्यों को जान लेते हैं, फिर इन प्रश्नों को अपने चालू करेंगे उन तथ्यों के आधार पे। देखिए, जब 1835 की जो सिक्का अधिनियम आया था, तो उस समय गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर ले रहा हूँ, इसमें कुछ ज्यादा लिखना है। गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड, ये गवर्नर जनरल थे। देखिए, जब 1835 का जो सिक्का अधिनियम आया, यह 1835 के सिक्का अधिनियम को एक समान सिक्का जारी करने के लिए अधिनियमित किया गया था, मतलब एक समान सिक्का, इसमें ब्रिटिश भारत क्षेत्र में यह जो एक्ट आया, एक समान सिक्का, यानी कि पूरे ब्रिटिश भारत में क्या हो, एक समान सिक्का हो। इसके लिए चांदी
का मानक तय किया गया। चांदी का जो सिक्का था उसका क्या किया गया, मानक तय तय किया गया। चांदी मानक तय किया गया, इसके लिए 180 ग्रेन 180 ग्रेन का जो चांदी का सिक्का था यह निर्धारित किया गया, और बोला गया कि शुद्ध चांदी के सिक्के पूरे ब्रिटिश भारत में एकमात्र वैध सिक्का घोषित होगा। एकमात्र वैध सिक्का घोषित होगा। एकमात्र वैध सिक्का। हम और आगे चलते हैं, तो जो ये सिक्का आया था, इस सिक्के के अग्रभाग पे यानी कि हेड पे जो उसमें कि विलियम चतुर्थ का ना, यहाँ पे हेड लिख, हेड पे विलियम चतुर्थ जो राजा थे ना, विलियम चतुर्थ का चित्र होता था, और टेल पे अंग्रेजी व फारसी, अंग्रेजी एंड फारसी दो भाषा में, दो भाषा पे अंकित मुद्रा के मूल्य होते थे। अंग्रेजी और फारसी में जो मुद्रा का जो मूल्य है वही अंकित होता था। और हम आगे चलते हैं, और इसका डिजाइन जो ना 1835 में ही जारी भी की, डिजाइन 1835 में जारी किया गया था। और हम आगे चलते हैं, जो 1835 का अधिनियम के द्वारा चांदी के रुपए के समान वजन और शुद्धता के सोने के सिक्कों की ढलाई की अनुमति दी गई। मतलब जो चांदी के सिक्के हैं उसी के समान वजन के, एकदम उतने ही वजन के चांदी के सिक्के भी ढालने की अनुमति दी गई, उस पर कोई रोक नहीं लगाया गया। और लेकिन मुद्रा का जो विनिमय था, चांदी और स्वर्ण दोनों का विनिमय था, वो तय कर दिया गया। ओके, विनिमय विनिमय क्या कर दिया गया, तय कर दिया गया। क्या, एक स्वर्ण सिक्का बराबर 15 चांदी का सिक्का। सिक्का क्या कर दिया गया, तय कर दिया गया, उसका विनिमय दर तय कर दिया गया, लेकिन स्वर्ण के जो सिक्कों की ढलाई थी उस पर रोक नहीं लगाया गया। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, जो धातु के निःशुल्क सिक्कों के लिए टकसालों को जनता के लिए खोल दिया गया, और इस प्रकार भारत में एक एकल धात्विक चांदी मानक लागू किया गया। इसका हमने ऊपर भी डिस्कशन किया है, और चांदी के सिक्कों के लिए व्यापक प्राथमिकता दी गई। अब चांदी के सिक्कों को भी बढ़ावा दिया गया ज्यादा। किंतु ईस्ट इंडिया के कंपनी थे, जो कंपनी ने निदेशकों ने सोने के सिक्कों की ढलाई पर रोक नहीं लगाया, उस पर कोई विरोध नहीं जताया। ठीक है, तो हम देखते हैं भी स्वर्ण सिक्के क्या होते हैं, अभी भी जारी रहते हैं, लेकिन उसका जो भार है वो सेम चांदी के सिक्कों के ही भार के बराबर रखा गया, ताकि एक समान आ सके। जो ब्रिटिश पूरा भारत प्रांत था, उन सभी में एक समान सिक्के जारी हो सके, सर्कुलेट हो सके। तो इसी को देखते हुए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो उसमें की जो प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, कागज के नोट केवल इन्हीं प्रेसिडेंसियों में चला करते थे। कागज, कागजी मुद्रा केवल 3 प्रेसिडेंसी थी, उन्हीं पे चला करता था, बम्बई, बंगाल, मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में ही कागजी मुद्रा चला करता था, बहुत सीमित में चला करता था, लेकिन हालांकि उस पर शुरू सरकार का ज्यादा प्रभुत्व नहीं था। हम देख लेते हैं, चांदी और सोने के सिक्कों के अलावा कागजी नोट भी प्रचलन में थे। उसमें जो चांदी और सोने के सिक्के चले थे, उसके अलावा भी कागजी नोट क्या थे, प्रचलन में थे, परंतु वह केवल प्रेसिडेंसी शहरों में ही चलता था। कि जो व्यापारिक निकायों के सदस्य अभी भी कागजी नोटों को शुरू करने के पक्ष में थे। कई वर्षों की बहस के बाद, मतलब जो कागज की मुद्दा जो है केवल प्रेसिडेंसी शहरों में चल रहा था, उसको विस्तार करने के लिए पूरे ब्रिटिश भारत में चलाया जाए, उसके बहुत सारे विचार हुए हैं। उस विचार के आधार पे 1861, तो 1800 1861 में एक पेपर करेंसी बिल आया। पेपर करेंसी पेपर करेंसी बिल पेपर करेंसी बिल आया, और इस बिल के माध्यम से जो नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार सरकार को दे दिया गया। अब यानी कि नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास हो गया, सरकार के पास हो गया। चलिए हम इस डिस्कशन के आधार पे अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, पूरे ब्रिटिश भारत में चांदी के रुपए के सिक्कों को एकमात्र वैध मुद्रा घोषित किया गया। यस, एकमात्र
वैध मुद्रा घोषित किया गया। ये सही है। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा चांदी के सिक्कों, लेकिन मात्र घोषित किया गया, लेकिन जो है स्वर्ण सिक्कों पे बैन नहीं लगाया गया, ऐसा भी हमने डिस्कस किया है। इस अधिनियम के द्वारा चांदी के सिक्कों के समान वजन और शुद्धता के सोने के सिक्कों की ढलाई पर रोक नहीं लगाई गई। यस, नहीं लगाई गई। हालांकि वैध सिक्का चांदी को नहीं किया गया, उसी को बढ़ावा दिया गया ज्यादा। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार सरकार को दिया गया नहीं। ये 1861 का करेंसी पेपर बिल आएगा, उसके माध्यम से दिया जाएगा। ये गलत है। डी, चांदी के सिक्कों पर उसका मूल्य और अंग्रेजी फारसी दोनों में उत्कीर्ण होते थे। यस। और विलियम चतुर्थ का हेड वाले मतलब शीर्ष पे विलियम चतुर्थ का भी चित्र भी होता था। ओके, चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अपने अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में घटनाओं में से कौन सी सर्वप्रथम घटित हुई? लेकिन इन घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। दूसरा, किंग्स जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। और तीसरा, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। तो इनमें से कौन सबसे पहले घटित हुई, हमें उसी को टिक लगाना है। ओके, चलिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कुछ डेट्स हैं, मतलब कब कौन मुख्य कार्य कब कब हुआ, उस पर हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। उस डिस्कशन के आधार पर अपने इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वह हुई थी 1900, सॉरी, आई थिंक 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई? स्थापना हुई। और 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई? कारखाना, प्रथम अस्थाई कारखाना, प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया गया। और 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। सर थॉमस रो इसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आए, सर थॉमस रो। और हम आगे चलते हैं। 1618 में 1618 में जो उस समय के राजदूत थे, 1618 ईस्वी तक राजदूत ने 2 फरमान मुगल सम्राट और राजकुमार खुर्रम ने एक एक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। जो उसमें ब्रिटेन के राजदूत वहाँ भारत में होते थे, ठीक है। ब्रिटिश राजदूत नहीं बोलेंगे, उसमें के जो गवर्नर, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के होते थे, वो उन सदस्यों को 2 फरमान प्राप्त हुए। किससे? एक एक मुगल सम्राट से, राजकुमार खुर्रम से साथ, और मुगल सम्राट से क्या हुआ, यह प्राप्त हुआ, प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। जिसमें क्या हुआ, टोल टैक्स से छूट मिल गई, व्यापार से छूट मिल गई। टोल टैक्स छूट मिल गई, यानी कि सीमा का जो कर था वह सीमा कर हटा दिया गया। ओके, और आगे आते हैं। तो देखिए, 1616 में कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना खोला। 1616 में ना, ये याद रखना, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा। 1616 में मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम, इसका दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का पहला प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। हालांकि इससे पहले सूरत में जो प्रथम कारखाना है, अस्थायी कारखाना स्थापित हो चुका है, याद रखना है। आगे और आगे आते हैं। 1632 में कंपनी ने ना अपना सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गोलकुंडा की सरकार से क्या बनाया? 1632 में सुनहरा फरमान, इसे सुनहरा फरमान भी कहा जाता है। इसे किलाबंदी का, इसे क्या किया गया, आदेश दे दिया गया, मतलब उन्हें अनुमति दे दी गई, सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। और 1633 में, और आगे आते हैं, 1633 में जो उसमें की भारत में ना, पूर्वी भारत में जो बालासोर उड़ीसा में है, वहां पे हरिहरपुर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। हरिहरपुर,
पहला कारखाना कहाँ? पूर्वी 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 भारत। पहला कहाँ पे? पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में बालासोर हरिहरपुर, ठीक है, वहां पे अपना पहला कारखाना स्थापित किया। और हम आगे आते हैं तो 1639 में जो उसमें के मद्रास के राजा हुआ करते थे उनसे, सॉरी, जो उसमें कौन कहते हैं, स्थानीय राजा थे मद्रास के आसपास के, उनसे मद्रास प्राप्त किया 1639। हाँ, 1639 मद्रास प्राप्त हुआ। और आगे आते हैं 1651 में, ये औरंगजेब नहीं, जो शाहजहां है ना, शाहजहां, 1651 में कंपनी को हुगली में व्यापार करने की अनुमति मिली। हुगली में, हुगली में क्या मिली? व्यापार करने की अनुमति मिली। थोड़ा सा और हम आ गए हैं, मैं इसे फिर इरेज कर दूंगा। 1662 में उसमें कुछ थे ना, चार्ल्स द्वितीय, जो क्या थे, राजा थे, ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय का जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन मैग्रांजा, कैथरीन वैग्रांजा ना, जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो रहा है, कैथरीन वाग्रांजा से क्या हुआ? शादी हुआ और बम्बई दहेज में मिला। बम्बई दहेज मिला पुर्तगालियों से। किसे मिला? उसे पुर्तगालियों के अधीन था बम्बई, तो उन्होंने कहा कि बम्बई को दहेज में दे दिया। किसे? चार्ल्स द्वितीय को बम्बई। तो चार्ल्स द्वितीय ने जब बम्बई प्राप्त किया तो कुछ ब्याज पे इस बम्बई को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसे दे दिया, उन्हें दे दिया और उनसे कुछ वो धन प्राप्त किए। और आगे आते हैं, देखिए जो 1691 में, 1667 में भी क्या हुआ, औरंगजेब का फरमान प्राप्त हुआ। और हम आगे आते हैं 1691 में कंपनी को 3000 रुपए के बदले व्यापार से क्या हुई? पूर्णतः छूट मिल गई। और 1717 में क्या हुआ? मैग्ना कार्टा। 1717 में मैग्ना कार्टा, इसमें क्या हुआ? मात्र कुछ कुछ जो 3000 रुपए थे, उसी के आधार पे पूरे मुगल एम्पायर में उन्हें छूट, व्यापार करने की छूट दे दी गई, व्यापार करने की छूट दे दी गई। और अपने, ठीक है, अब हम चलते हैं, जो ये अपने डिस्कशन किए उसके आधार पे आते हैं, अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। हालांकि गोलकुंडा का क्या हुआ? गोलकुंडा वाला तो बाद में आएगा ना, सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान 1632 में। सबसे पहले क्या है? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इन सभी में से सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्या है? ये हो जाएगा, और बाकी सब उसके बाद आएंगे। आप इसे मिला लीजिएगा कौन किसके बाद आया है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न है, आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा से सुमेलित है? तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, वो टीपू सुल्तान, हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। तो उन्होंने अंग्रेजों से क्या किए थे? युद्ध किए थे। तीन चार मैसूर युद्ध हुआ था, जिनमें चौथे में क्या हुए? टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के द्वार पे लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीन आंग्ल मैसूर युद्ध हैं। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई, द्वितीय आंग्ल युद्ध के बाद मंगलोर की संधि हुई, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और चौथा नहीं है, चौथा में तुम्हारे रहते हैं। ठीक है, तो ये बोलना है इनमें से कौन सही है, कौन? इन कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सुमेलित, सही सुमेलित हमें चुनना है। चलिए, हम इसके बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं, फिर उसके बाद अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम बात करना चाहेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम के बारे में बात करना चाहेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध चला था 1767 से 69 के बीच। देखिए, 1767 से 1769 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध निजाम, मराठों और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के साथ हैदर अली का युद्ध हुआ था। इसमें हैदर अली 1.5 वर्ष तक, बिना कोई 1.5 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। ठीक है, ऐसे ओरली सुन लीजिए, 1.5 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। हैदर अली ने अपनी रणनीति बदल ली।
अपनी रणनीति बदल ली और वह मद्रास के द्वार पर जा पहुंचा। मद्रास के द्वार पे चला गया, जिससे वहां पे हड़कंप मच गया और इससे ब्रिटिशर्स कमजोर हो गए और उन लोगों ने दहशत में आकर ये 4 अप्रैल 1769 को 4 अप्रैल 1769 को अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। मद्रास की संधि कर ली। इस संधि की शर्तें ये थी कि हालांकि यह ब्रिटिशर्स के लिए अपमानजनक थी। यह संधि क्या थी, थोड़ी अपमानजनक थी, हार भी हो गई उनकी एक प्रकार से। तो इसकी शर्तें यह थी कि इसमें जो दोनों के युद्ध बंदी हैं उन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, आदान प्रदान कर दिया जाएगा। और दोनों 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 जो प्रतिद्वंदी थे, ये दोनों एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र थे उनको आप आदान प्रदान करेंगे, अदला बदली कर लेंगे, जो जो मतलब जो जिनका जैसे था वैसे ही दे दी, वापस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हैदर अली पर अब यह ब्रिटिशर्स ने ऐसा एक प्रावधान रखा कि जब हैदर अली पे अगर कोई बाह्य शक्तियां कोई आक्रमण करती है तो उनके बचाव में ब्रिटिशर्स आएंगे। ऐसा इसमें इस संधि में, जो मद्रास की संधि की गई, इसमें ऐसा प्रावधान था इस संधि में। तो इसी प्रावधान के मद्देनजर यह संधि हो गई। अब आगे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय है 1780 से 1784। 1780 से 1700 1780 से 1784। देखिए, जो टिप्पू सुल्तान, उसका जन्म कब हुआ था, आई थिंक 1750 में हुआ था ना, वो 34 साल का अब तक हो चुके हैं शायद। ओके, देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने मराठों और निजाम को अपने साथ मिला लिया। मराठों और निजाम को कुछ लालच दे करके अपने साथ मिला लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन करके उनसे कर्नाटक पर आक्रमण कर लिया और आरकोट पर कब्जा कर लिया। कर्नाटक के पास एक आरकोट जगह है, उस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और कर्नल वेल्ली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना हार गई। कर्नल वेल्ली, ठीक है, याद रखना है, कर्नल वेली के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना क्या हो गई, हार गई। इससे टिप्पू सुल्तान की। हालांकि आगे चल के फिर अंग्रेजों को बढ़त मिलता है। इसी बीच अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में, कौन आगे चल के कौन आएंगे, अंग्रेजी सेनापति आएंगे, सर आयर कूट। सर आयर कूट आएंगे और कर्नाटक पर आक्रमण करके क्या करेंगे, सर आयरकुट आएंगे और हैदर के पक्ष में मराठों और निजाम को दोनों को अलग कर दिया। हैदर के पक्ष से क्या कर दिया, निजाम जो थे, हैदराबाद के निजाम और मराठों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, उनको इनके खेमे से अलग कर दिया। अलग करने के बाद अब किंतु हैदर अली क्या, निडर होकर लड़ते रहे, निडर होकर ब्रिटिशर से लड़ते रहे और साहसपूर्वक अंग्रेजों का सामना करते हुए वह 1781 में पोर्टोनोवो, एक पोर्टोनोवो भी एक क्या है, जगह है, कब 1781 में पोर्टोनोवो में हार गए। ठीक है, हालांकि हार गए, फिर उन्होंने अपने रणनीति में बदलाव किया और वीरतापूर्वक लड़ते रहे। हालांकि उन्होंने अपनी सेना का क्या पुनः गठन किया और पुनर्गठन करके जो ब्रेथवेट था ना, ब्रेथवेट, ये याद रखना, नाम जो है ना याद रखना है, ब्रेथवेट, फिर से बढ़त हासिल कर किया और अंग्रेजों को हरा करके जो अंग्रेजी कमांडर था ब्रेथवेट को गिरफ्तार कर लिया। ब्रेथवेट को गिरफ्तार कर लिया और 7 दिसंबर 1782 को कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। किसकी, हैदर अली की। 7 दिसंबर 1782 को युद्ध भूमि में ही किसकी, हैदर की क्या हुई, मृत्यु हो गई। युद्ध भूमि में हैदर अली क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हालांकि जो टिप्पू सुल्तान उस युद्ध में अपने पिता के साथ लड़ रहा था, पिता के समर्थन मतलब साथी था वो भी, तो हैदर अली ने युद्ध भूमि में अपना ही राज्याभिषेक कराया और अपने आप को शासक घोषित किया, राजा घोषित किया, सम्राट घोषित किया। और उसने इस युद्ध को जारी रखा और लगभग 1 साल तक यह युद्ध आगे चलता रहा और अनिर्णायक था। दोनों पक्ष तंग आ गए। दोनों पक्षों ने तंग आकर के मंगलौर की संधि कर ली। क्या कर ली, मंगलौर की संधि। दोनों पक्षों ने आके क्या कर ली, मंगलौर की संधि कर ली। हालांकि इस संधि के भी कुछ प्रावधान उसी तरह के थे कि दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिए और विदेशी आक्रमण होगा तो उसमें वो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे। तो परंतु आगे चल के जो ये
हैदर अली या जो टिप्पू सुल्तान है, इस पे मराठों ने आक्रमण कर दिया। मराठों ने आक्रमण कर दिया, जिसमें बचाव में यह ब्रिटिशर्स इसके इनके बचाव में नहीं आए, के बचाव में नहीं आए। और इसने क्या किया, हैदर अली ने क्या सोचा कि जो जो मध्य मंगलौर की संधि थी, इस संधि क्या की अंग्रेजों ने अवहेलना किया। तो आगे चल करके तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। अंग्रेजों ने त्रावणकोर को अपने साथ मिलाते हुए टिप्पू सुल्तान पर हमला कर दिया। उन्होंने त्रावणकोर को क्या बोला, जैसे त्रावणकोर को अपने तरफ मिला लिया, ब्रिटिशर्स ने जो त्रावणकोर था उसे अपने ओर मिला लिया, जिससे टिप्पू सुल्तान वो अपना भाग समझता था, वह उसके साम्राज्य का भाग था। तो उसने क्या किया, इसको अब इसके विरुद्ध में ब्रिटिशर्स पे हमला कर देगा। तृतीय युद्ध के पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि तृतीय युद्ध हुआ जिसमें टिप्पू सुल्तान पर हमला किया, टिप्पू सुल्तान ने हमला किया। सॉरी, आप देखिए इसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। देखिए, उन्होंने त्रावणकोर का टिप्पू सुल्तान अपना भाग समझता था, ब्रिटिशर्स ने त्रावणकोर पर अपना अधिकार कर लिया और टिप्पू सुल्तान पे आक्रमण कर दिया और उस पर आरोप लगाया कि यह जो विदेशी हैं, जैसे पुर्तगाली पुर्तगाली हो गए और फ्रांसीसी हो गए और विदेशों के साथ जो संबंध है, वह क्या करते कर रहे थे, इनके साथ कर रहे थे। तो इसका आरोप लगाया और आरोप लगा करके इस पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टिप्पू हार जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर में टिप्पू की क्या होती है, हार होती है, हार होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम संधि होती है। और यह सन चल रहा है लगभग 1700, कब चल रहा है, 1792, 1792 का समय चल रहा है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है जिसमें टिप्पू की क्या होती है, थोड़ा सा शर्मिंदगी पूर्ण होता है इसमें। इस संधि के तहत मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र को ब्रिटिश को दे दिया जाता है। संधि के तहत ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लगभग टिप्पू के आधे साम्राज्य को अपने अपने भाग में ले लिया, जिसमें 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार आदि क्षेत्र अंग्रेजों के पक्ष में चले गए। और इस जो यह टिप्पू की हार हुई, इस हार की वजह से इसमें मराठा और निजाम थे, उन लोगों ने भी टिप्पू के कुछ प्रांतों को, अपने कुछ क्षेत्रों को अपने भाग में मिला लिया। जैसे मराठों ने तुंगभद्रा नदी थी, उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और निजाम ने कृष्णा नदी से लेकर पिन्नार के आगे तक के क्षेत्रों पर अधिग्रहण कर लिया। इस तरह से टिप्पू ने लगभग, और टिप्पू के ऊपर जो टिप्पू की हार हुई, उस युद्ध उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उस युद्ध के बदले हरजाना लगा दिया, 3 करोड़ रुपए का उन्हें देना पड़ा हरजाना के रूप में। आगे चल करके चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की द्वार पर टिप्पू सुल्तान लड़ता हुआ मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त होता है। चलिए हम लोग चलते हैं, अपने जो डिस्कशन हुआ इसके आधार पर देखेंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलौर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टिप्पू सुल्तान वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं तीनों के तीनों क्या है, सुमेलित है, तीनों के तीनों क्या है, सुमेलित है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें तीनों के तीनों क्या है, सही है। चलिए हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। बात है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन पर है। स्वदेशी आंदोलन पर निम्नलिखित में से किन किन सांस्कृतिक कलाकारों का प्रभाव था, किन किन सांस्कृतिक कलाकारों का प्रभाव था। रविन्द्रनाथ टैगोर, दक्षिणारंजन मित्र और अवनींद्र टैगोर। हम चलते हैं इस तथ्यों को जानेंगे। हालांकि इसमें स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करेंगे और जो ये तीनों व्यक्तित्व हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, इनका क्या योगदान था स्वदेशी आंदोलन में। चलिए हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, बात करें अगर हम स्वदेशी आंदोलन की, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिशर्स ने, उसमें के गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा की है। बंगाल विभाजन की घोषणा की है, उसी के विरोध में यह स्वदेशी आंदोलन चला था। ये 7 अगस्त 1915 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। कुछ इसके बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं, ये छोटे छोटे हेडिंग है, 2 लाइन में हो जाएंगे। 7 अगस्त 1905 को, ये कलकत्ता का टाउन हॉल याद रखना ना, कलकत्ता, कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या हो गया, प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 विभाजन क्या
प्रभावी हो गया, यानी कि जो विभाजन था, जो जिसकी घोषणा 7 अगस्त 1915 से पहले यानी कि जुलाई में ही कर दी गई थी, उसकी वह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। मैं अब आगे चलता हूँ, जो 16 अक्टूबर 1905 है ना, ये जो डेट, इसी दिन को भारत में क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस मनाया गया, राखी दिवस मनाया गया, मित्रता दिवस मनाया गया। और ये जो सारे है ना, जो राखी दिवस मनाया गया, एक दूसरे के हाथों पे क्या बनाता है? कलाइयाँ बांधना है, हमें एकता दिखाना है। इसका जो अनुदेश, एक प्रकार से निर्देश किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ओके, तो इसी दिन इसी क्या बनाया गया? राखी दिवस के मनाया गया, जिस दिन ये लोग एक दूसरे के हाथों में राखी बांध करके एकता जताते थे। और मैं इसकी जो ये सब स्वदेशी आंदोलन था, इसकी जो 2-3 2 कथन है, इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ना, उन्होंने विभाजन का निर्णय हमारे ऊपर एक वज्र के रूप में गिरा। विभाजन का निर्णय हमारे ऊपर एक वज्र के रूप में गिरा, और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे कहा कि यह एक निर्मम भूल थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे कहा एक यह एक निर्मम भूल थी। कि जो स्वदेशी आंदोलन चला, इसके माध्यम से क्या हुआ? बहुत ही ऐतिहासिक बहिष्कार हुआ। एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत जैसे इस समय चल रहा है ना, उस समय आत्मनिर्भर होने का बहुत तेजी से आंदोलन किया गया, और राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन चला, यानी स्वदेशी अपनाया गया और विदेशी सामान को क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ठीक है? तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो उसमें उठ के आए थे। हम चलते हैं अब थोड़ा-सा स्वदेशी इसके आंदोलन के बारे में बात हो गया। अब अपने रवींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात कर लेते हैं। कि जो रवींद्रनाथ टैगोर थे, तो इन्होंने क्या किया? राखी दिवस मनाया था, मित्रता दिवस, अशोक दिवस भी के इन्हीं इन निर्देश भी हुआ था। राखी दिवस मनाने का इन्होंने ही सुझाव दिया था। और आगे चलते हैं, तो रवींद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन को तेज करने के लिए प्रेरणा स्रोत अमार सुनार बांग्ला, हमार सोने जैसन बंगाल, हमार सुनार बांग्ला, हमार सोने जैसन बंगाल, इन्होंने एक गीत लिखा। ठीक है? इस गीत लिखा, आगे चल कर के जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जो बंगाल की क्या होती है? क्रांति होती है। सॉरी, बंगाल में जो भी बंगाल का पूर्वी बंगाल था, वह पाकिस्तान से जब अलग होके बांग्लादेश नामक सरकार बनती है, तो यह जो उसमें शेख मुजीबुर रहमान की जो सेना थी, उस सेना का यह क्या था? एक गीत बन गया, हमार सोनार बंगला। तो उन्होंने इससे बहुत प्रेरणा लिया, इसे गीत लोग गाते हुए थे, और उन्होंने जो बांग्लादेश की आज़ादी में अहम योगदान निभाया। तो इस हालाँकि आगे चल के वो वहाँ का एक राष्ट्रीय गीत भी बन गया। अमार सोनार बांग्ला क्या बन गया? राष्ट्रीय गीत भी बन गया। कहाँ का? बंगाल का। तो क्या चले? और एकला चलो रे, एकला चलो रे। अमार सोनार बांग्ला और एकला चलो रे। ये 2 उन्होंने क्या किया? उसी समय रवींद्रनाथ टैगोर ने जी ने लिखा था इसे। हम और आगे चलते हैं। तो देखिए, हालाँकि ग्रामीण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लोकप्रिय बांग्ला लोक संगीत, यह पल्ली गीत व जारी गान पर स्वदेशी आंदोलन की गहरी छाप पड़ी। तो सब पे इसका छाप प्रभाव पड़ा उस समय। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान दक्षिणारंजन मित्र, ये रवींद्रनाथ टैगोर हो गए, और दक्षिणारंजन मित्र, दक्षिणारंजन मित्र जो थे, उन्होंने ठाकुर मार झूली, ठाकुर ठाकुर मार झूली, इसका मतलब हुआ दादी माँ की कथाएं, दादी माँ की कथाएं, दादी माँ की कथाएं। किसने लिखा? दक्षिणारंजन मित्र जी ने लिखा। यह बहुत ही लोकप्रिय हुए, इस लोग एकदम ये समझ लीजिए लोगों के बीच एकदम प्रचलित हो गया था। और आज भी बंगाल में बहुत काफी प्रचलित है दादी माँ की कथाएं। तो इस तरह से आगे और हम चलते हैं। तो ये हो गया किससे? दक्षिणारंजन मित्र के बारे में। अवनींद्र नाथ टैगोर, देखिए, इसी समय कला के क्षेत्र में अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा। जो उस समय के जो, हालांकि कला जो था, हालांकि पहले से ही भारत में प्रचलित था, एंशियंट इंडिया से ही वो पूरा प्रचलित था। ठीक है? तो उस कला का जो बीच में आके ब्रिटिशर्स ने उस पे पाश्चात्य संस्कृति का दबदबा कर दिया था, उसको जो दबदबा को अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने इसे तोड़ा। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने ना चित्रकला के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए उन्होंने 1906 में बंग माता, कौन माता? बंग माता, ध्यान दीजिएगा, 1900, ये तीसरा है ना,
बंग माता का एक चित्र बनाया, एक बहुत ही मोहक चित्र बनाया। बाद में उन्होंने इस चित्र का नाम बदल के क्या रख दिया, भारत माता। भारत माता, ठीक? भारत माता इसका एक चित्र बनाया इन्होंने। और भारत माता के इस चित्र में ना एक बंगाली महिला को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वहां पे एक बंगाली महिला थी, उन्हीं को एक देवी के रूप में, आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और इसे कुछ बाद में नहीं, क्या राष्ट्र माता भी नहीं जाना था ना, राष्ट्र माता। राष्ट्र माता, देखिए, जो उन्होंने उन्हें 4 विशेषताओं के साथ चित्रित किया था, जो भारत माता थी, उन्हें 4 विशेषताओं के साथ चित्रित किया गया था, जिन्हें राष्ट्रवादी लक्ष्यों के उद्देश्य के रूप में देखा गया। जो जो राष्ट्रवादी थे, जो उनके उद्देश्य के रूप में देखा गया। पहला, भोजन, उसमें अकाल भी आया करते थे ना, लोग खाने बिना मर जाया करते थे। वस्त्र, रोटी, कपड़ा, और मकान तो होगा, ऐसी शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान। ये जो राष्ट्रवादियों के लिए क्या बना, एक आदर्श बना। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तीनों ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन लोगों ने जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसमें अपनी अहम योगदान निभाया था। तो स्वदेशी आंदोलन का निम्नलिखित में से किन किन सांस्कृतिक कलाकारों का प्रभाव था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था, दक्षिणारंजन मित्र का भी था, और अवनींद्रनाथ टैगोर जी का भी था। तो इस तरह से हम देखते हैं तीनों। आई थिंक अवनींद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता थे क्या, सॉरी बेटे थे क्या? इसके बारे में मुझे भूल रहा हूँ मैं। ओके, चलिए, तो ये तीनों तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तीनों तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के बारे में दिया हुआ, एक व्यक्तित्व है, उनके बारे में दिया गया, उस व्यक्तित्व की हमें क्या करना है, पहचान करना है। तो उन्होंने माना कि सभी प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं को विशुद्ध रूप से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा विश्लेषण किया और समझा जा सकता है। उन्होंने शास्त्रों पर निर्भर रहने के बजाय बाल विवाह के खिलाफ चिकित्सीय राय का हवाला दिया। उन्होंने वैवाहिक जीवन के आधार के रूप में साझेदारी और समानता का प्रचार किया। वह न न दो ग्रंथों बाह्य वस्तुर न दो ग्रंथों बाह्य वस्तुर सहित मानव प्रकृति प्रकृति संबंध विचार और धर्म नीति नैतिकता के सिद्धांत 1856 के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने तत्वबोधनी पत्रिका के संपादन के रूप में भी कार्य किया। तत्वबोधनी पत्रिका के संपादन में भी कार्य किया। हम इस प्रश्न की का क्या करेंगे, पहले तथ्यों को जानेंगे, उस तथ्यों के आधार पर फिर इस प्रश्न की व्याख्या उत्तर देखेंगे। चलिए हम इसके पहले तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, जो ये हमारे सही व्यक्तित्व हैं, ये है अक्षय कुमार दत्त। हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो अक्षय कुमार दत्त हैं, ये 1820 से लेके 1886 तक इनका क्या हुआ था, इनका जीवन रहा। 1826 से लेकर के 1820 से लेके 1886 तक, इसके बीच में इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। देखिए, जीवन काल है यह। नव जागरण जो बंगाल था, बंगाल के एक प्रगतिशील विचारक थे, प्रगतिशील विचारक थे। देखिए, उनकी रचनाएं न केवल प्रगतिशील थी, बल्कि जो उनकी साहसी भी थी। उनकी जो रचनाएं हुआ करती थी वो बहुत प्रगतिशील होती थी, साहसी हुआ करती थी। कि जो इन्होंने ना, उनका मानना था कि सभी प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं का विशुद्ध रूप से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा विश्लेषण किया और समझा जा सकता है। जो जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक और सामाजिक घटनाएं होती थी, सभी घटनाओं को विशुद्ध रूप से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा और विश्लेषण किया जा सकता है, समझा जा सकता है। उनका ऐसा मानना था। देखिए, उन्होंने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में ना वो केवल परंपरा के एक लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने के लिए सक्षम बनाया। इस परिप्रेक्ष्य ने न केवल उन्हें परंपरा के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने के लिए सक्षम बनाया, बल्कि सामाजिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से समकालीन सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन करने और आस्था को तर्क संगतता से प्रतिस्थापित करने में भी सक्षम बनाया। उन्होंने जो उस समय की महिलाओं की स्थिति थी,
महिलाओं की जो उसमें बाल विवाह का स्थिति था, ठीक है? उससे लड़ने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने शास्त्रों पर निर्भर ना रहने के बजाय उन्होंने लोगों से कहा कि शास्त्रों पर निर्भर ना रहें, बल्कि उसके आगे चल कर के इसके खिलाफ, जो बाल विवाह के खिलाफ है, एक चिकित्सीय राय का हवाला दिया। मतलब एक चिकित्सीय रूप से हवाला दिया, मतलब लोगों का ठीक है, सुधार किया जाए, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने उन्होंने विवाह, परिवार के विषय में बहुत ही उन्नत विचार प्रस्तुत किए। विवाह, हालाँकि विवाह के संदर्भ में तो उनका विचार बहुत ही प्रगतिशील था। विवाह के भी संबंध देखिए प्रस्तुत किए। विवाह से पहले विवाहार्थ मिलने-जुलने और साझेदारी और समानता को विवाहित जीवन का आधार बताया। मतलब विवाह से पहले ही मिलने-जुलने, उसे आगे बढ़ाने, एक-दूसरे को समझने को उन्होंने क्या किया, एक आधार बनाया। मतलब अगर ऐसा होता है तो तलाक जैसी बाद में समस्या होती है, उससे थोड़ा-सा क्या हो जाएगा, कम होगा। लोग एक-दूसरे को जान-पहचान पाएँगे। पहले जो शादियाँ हुआ करती थी, क्या होते थे? दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को कभी देखे ही नहीं होते थे। डायरेक्ट शादी के दिन ही देखते थे, उससे पहले सब मनाही था, हमारे समाज ने मना कर दिया था। परंतु आज भी ऐसा कुछ रूढ़िवादी लोग परिवार करते हैं, परंतु अब क्या है, अब तो मोबाइल का ज़माना है, तो सब लोग एक-दूसरे से क्या होता है, पहले ही मिल-जुल लेते हैं, सब देख लेते हैं, एक-दूसरे को जान-पहचान लेते हैं, ताकि ताकि बाद में किसी दूसरे को दोषी ना ठहराएँ कि उनके बीच में कोई मतभेद होता है, तो बाद में किसी दूसरे को दोषी ना ठहराएँ, परिवार को दोषी ना ठहराएँ। तो ये क्या थे, उस समय भी कब, इस ज़माने में 19वीं सदी का लगभग अंतिम समय चल रहा है, इसमें इतना प्रगतिशील उनका विचार था। देखिए, तलाक के लिए कानून सम्मत और परंपरागत दोनों मार्ग से उन्होंने बोला कि तलाक के लिए, और हालाँकि जो बोला कि पहले ही मिलना-जुलना मतलब गलत नहीं है, परंतु उन्होंने तलाक के लिए भी ऐसा बोला कि कानून होना चाहिए, ठीक है? कानून का भी उन्होंने हवाला दिया। देखिए, इनकी कुछ रचनाएँ हैं, जो इस तरह के विचार थे ना, शादी-विवाह के संबंधित विचार थे। उन विचार के संबंध में कुछ पुस्तकें उन्होंने लिखी। इसमें जो पुस्तक है, थोड़ा नाम इसका बहुत टेढ़ा है, देखिएगा ध्यान से। बाह्य बस्तूर, पहला है, ये र लग जा रहा है बार-बार। बाह्य बस्तूर सहित मानव प्रकृति सहित मानव मानव प्रकृति इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिएगा। प्रकृति संबंध विचार, इसका हिंदी होगा, मानव प्रकृति और बाहरी दुनिया के बीच संबंध। जो मानव की प्रकृति है और जो बाहरी दुनिया है, उसके बीच में संबंध आधारित एक ग्रंथ है। देखिए, इन्होंने आगे चल के एक और पुस्तक लिखा, धर्म नीति। क्या लिखे? धर्म नीति। और आगे चल कर के इन्होंने जैसे विद्यासागर की तरह ना, वो भी स्कूली पाठ्य पुस्तकों के एक सफल शिक्षक थे, लेखक थे। उदाहरण के लिए उन्होंने चारुपत नामक एक लिखे थे ना, चारुपत जो लिखे थे, ठीक है? भूगोल पे उन्होंने कार्य किया था, पदार्थ विद्या पे कार्य किया था, तत्व विद्या पे, भौतिकी के लिए भी इन्होंने कार्य किया था। देखिए, इसके अतिरिक्त उन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका, जिसके देवेंद्रनाथ टैगोर ने संपादित किया था ना, तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादन में भी कार्य किया। तत्वबोधिनी, जो आगे चल के क्या बोलेगा, तत्वबोधिनी सभा में बदल जाएगा, सभा में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए भी इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। तो आप समझ पा रहे होंगे, अक्षय कुमार दत्त तो क्या थे, थोड़ा-सा साइंटिफिक थे ना। यह तथ्यों के आधार पे खंडन करते थे, और स्त्री शिक्षा आदि के लिए उन्होंने बोला कि एक चिकित्सीय क्या किया जाए, हल निकाला जाए। विवाह से पहले मिलना-जुलना इन्होंने समाज में एक प्रकट किया कि मतलब ऐसा पहले ही मिल-जुल लेंगे तो तलाक जैसा नौबत नहीं आएगा। अगर तलाक जैसा नौबत भी आ जाता है तो नियम कानून होने चाहिए। नियम कानून से तलाक हो जाए आसानी से। फिर उसके बाद, तो इनका थोड़ा बहुत प्रगतिशील था, इनका विचार क्या था? बहुत प्रगतिशील था। मुझे लगता है कि उस समय भी आधुनिक थे, आधुनिकीकरण में वो अग्रदूत थे उस समय, ठीक है? ऐसा कुछ इनका था। चलिए, हम अब बात कर लेते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर का। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर ये भी एक मानवतावादी ही थे। क्या थे? एक मानवतावादी ही थे। बंगाल की नई वर्णमाला के विकसित किया था इन्होंने। 19वीं शताब्दी के महान मानवतावादी क्या थे? समाज सुधारक थे। ओके। बंगाल की इन्होंने नई वर्णमाला विकसित किया था। बंगाल में जो वर्णमाला है ना, उसकी नई वर्णमाला को इन्होंने ही विकसित किया था, याद रखना है। और इन्होंने ना किसमें, पूरे भारत में इन्होंने लगभग 25 बालिका विद्यालय स्थापित किया था। आई थिंक बंगाल ही रहा होगा। ठीक है, पूरे बंगाल में इन्होंने 25 बालिका विद्यालय स्थापित किया था। देखिए,
1849 में ना ये बेथुन स्कूल के निरीक्षक के पद पर रहे। यह अभी इसी साल यूपीपीएससी के एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, बेथुन स्कूल क्या थे, निरीक्षक रहे, उस पे प्रधानाचार्य भी रहे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये इनका जो विचार है काफी हद तक डिरोजियो और राजा राम मोहन राय का गहरा प्रभाव भी इनके विचार पर है। ओके, आगे चल के इन्होंने देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा स्थापित तत्वबोधनी सभा के सदस्य भी थे। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तत्वबोधनी सभा के क्या थे, वो सदस्य भी थे। कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। हम ज्यादा उधर नहीं जाएंगे कि जो इन्होंने जो कार्य किया था विधवा पुनर्विवाह के से संबंधित, इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, उसको बढ़ावा देने के लिए विधवा पुनर्विवाह को बहुत सारे संघर्ष भी किए। इन्होंने अपने बेटे का शादी भी एक विधवा महिला के साथ भी किया था ना, ताकि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया जाए। इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया। कब विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था? विधवा विवाह एक्ट 1856, डेट याद रखना ना, कब आया था? 1857 की क्रांति से जस्ट पहले ही ना, 1856 में आया था। देखिए, इनकी एक पत्रिका है सोम प्रकाश। क्या थी? सोम प्रकाश। काशी कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी है ना, ईश्वर जी हैं, याद रखना है। तो सोम प्रकाश नामक इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया था, और जिसमें इन्होंने नील विद्रोह का क्या किया था? समर्थन किया था। नील विद्रोह का क्या थे? समर्थन किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व भी हम जिक्र कर लिए कि केशव चंद्र सेन जो है, ये जो राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था ना ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय के बाद जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी आए, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बाद उन्होंने अपने उसके बाद अध्यक्ष कौन बने? और ये बने केशव चंद्र सेन बने। केशव चंद्र सेन के समय ही जो ब्रह्म समाज था दो भागों में बट गया। एक आदि ब्रह्म समाज हुआ और एक भारतीय ब्रह्म समाज हुआ। आई थिंक आदि ब्रह्म समाज जो है उसके देवेंद्र नाथ टैगोर रहेंगे, और देवेंद्र नाथ ठाकुर है, देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। देवेंद्र नाथ टैगोर ही है आई थिंक। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर रहेंगे। और जो केशव चंद्र सेन की जो ना भारतीय ब्रह्म समाज, यह सोच रहे थे कि जो हिंदू है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से यह अपने धर्म को अलग ले जाना चाहते थे। इसी के विरोध में इसमें क्या हुआ था? विभाजन हुआ। जो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में रहेगा उसमें वो क्या हो जाएंगे? वह उसके अध्यक्ष रहेंगे, जिसका नाम है भारतीय ब्रह्म समाज। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर में अलग होगा, उनके नेतृत्व में अलग होगा, वो किसे बोलेंगे? आदि ब्रह्म समाज। ये हम थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं, केशव चंद्र सेन के बारे में ऐसे ओरली सुन लेते हैं। देखिए, इन्होंने इन्हीं के प्रयासों से 1872 में क्या आया था? 1800, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मुझे मेरा ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद नहीं सही सॉल्व करना, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए, हम लोग केशव चंद्र सेन के बारे में बात कर रहे हैं, केशव चंद्र सेन के बारे में बात कर रहे हैं। 1872 में ना इन्हीं के प्रयासों से सिविल मैरिज एक्ट आया, जिसे ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहते हैं। सिविल सिविल मैरिज एक्ट आया, इन्हीं के बहुत प्रयासों से, इन्हीं के संघर्ष से आया था, जिसे नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। इसमें वर और वधु के लिए जो विवाह की उम्र है, वर के लिए 18 साल यानी पुरुष के लिए 18 साल और महिला के लिए 14 वर्ष निश्चित किया गया। हालांकि इससे पहले तो 10-12 साल हुआ करता था, इसे बढ़ाया गया और एक निश्चित किया। इससे पहले इससे कम की जो उम्र की शादियां होंगी उसे अवैध करार दिया गया। हालाँकि जो ब्रह्म मैरिज एक्ट आया, यह तो ऐसा आ गया कि बोला गया कि मतलब 14 साल से कम की लड़कियों की शादी नहीं की जाएगी, अवैध होगा। परंतु इन्होंने ही अपना ही एक लड़की जो जो अभी 14 साल से कम ही थी, उनका शादी उन्होंने, जो उस समय के बिहार के राजा थे, आई थिंक पूर्णिया ना, वहाँ के राजा थे। उनके राजा के साथ अपनी बेटी का शादी कर दिया था इतना कम उम्र में ही। आगे चल के फिर से इनका विभाजन हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज है, उसका फिर से विभाजन हो जाएगा। ठीक है? एक भारतीय ब्रह्म समाज हो जाएगा, इसी से अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज होगा, जिसमें क्या हो जाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इसी से जुड़े होंगे। साधारण ब्रह्म समाज से द्वारकानाथ गंगोली, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, इन सभी लोगों ने अलग हो गए फिर से। इसके साथ इससे अलग हुए हैं, केशव चंद्र सेन से अलग हुए हैं। हालांकि जो इनकी क्या थी, गलती किसकी थी? केशव चंद्र सेन की थी। इसी कारण क्या हो जाएंगे? ये भी लोग अलग हो जाएंगे। चलिए, थोड़ा सा हम राधाकांत देव के बारे में बात कर लेते हैं। राधाकांत देव के बारे में बात कर लेते हैं। राधाकांत देव जो 1828 में सती विवाह को, सती प्रथा था, सती प्रथा को क्या हुआ था 1828 में? याद रखना, 1828 में। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राधा कांत के बारे में। देखिए, 1828 में सती विवाह उन्मूलन एक्ट आया था ना, सती सती प्रथा, नाट्य विवाह, सती प्रथा उन्मूलन एक्ट आया, जिसके गवर्नर जनरल किसके नाम थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो बंगाल के क्या थे? तत्कालीन गवर्नर थे। आगे चल के भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे, प्रथम गवर्नर जनरल बनेंगे, और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन्हीं के समय सती प्रथा एक्ट आया था।
जिसके तहत क्या किया, सती प्रथा को अवैध करार दिया गया और अब ऐसा दंड ऐसे रूप में मतलब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा जो थी उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। देखिए, जो सती प्रथा के लिए जो कार्य करे थे ना, वो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने इस पे बहुत ही कार्य किया, तब जाके यह एक्ट आया था। तो उनकी जो विचारधारा थी राजा राम मोहन राय की, उसी को टैकल करने के लिए, हालांकि जो क्या थे, रूढ़िवादी थे, यह राजा राधाकांत देव, यह सती प्रथा का क्या करते, समर्थन कर रहे थे, क्या करते, समर्थन कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने चंद्रिका नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया। चंद्रिका चंद्रिका नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया, जिसके माध्यम से राजा राम मोहन राय के विचारों का क्या कहते हैं, खंडन करते थे, अवहेलना क्या करते थे, आलोचना करते थे। ये रूढ़िवादी थे, हालांकि ये बहुत गलत काम कर रहे थे, परंतु इनका कुछ चला नहीं और वो सती प्रथा क्या हो गया, समाप्त भी हो गया। देखिए, इन्होंने गौड़ी समाज की भी स्थापना की थी। गौड़ी, इन्होंने धर्म सभा का भी स्थापना किया था। धर्म सभा का भी स्थापना किए थे। शिक्षा प्रसार करने के लिए गौड़ी समाज की स्थापना की और धर्म सभा का भी इन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। आगे चल के इन्होंने ना एक एक संस्कृत में ना शब्द कल्प ध्रुप, शब्द कल्प ध्रुप, देखिएगा आगे इन्होंने क्या लिखा था, शब्द कल्प ध्रुप लिखे थे। शब्द कल्प ध्रुप लिखा था। कौन? राधा कांत देव। राधा कांत देव ने शब्द कल्प ध्रुप लिखे थे। इनमें क्या था, ज्ञान कोश था, एक प्रकार से क्या था, ज्ञान कोश था, जिसमें कुछ शब्दों का भंडार था। ठीक है, इन्होंने राधाकांत देव संस्कृत, फारसी, बांग्ला, अरबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने संस्कृत में शब्द कल्प ध्रुप लिखा था। किसमें लिखा था? संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में इन्होंने लिखा था शब्द कल्प ध्रुप, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इन्होंने क्या पता, समाचार पत्र चंद्रिका प्रकाशित किया था और हिंदू मेट्रोपॉलिटन कॉलेज था ना उसमें, उसकी यह स्थापना भी इन्होंने किया था, हिंदू मेट्रोपॉलिटन स्कूल। इन्होंने पतितो उद्धार सभा, पतितो उद्धार सभा, ये क्या कहते हैं, स्थापना किए थे। इसका इसका ये स्थापना का उद्देश्य यह था, जो हिंदू धर्म के और लोग थे, जो अन्य धर्मों में, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन, अन्य धर्मों में क्या कहते, कन्वर्ट हो गए थे, उनको पुनः घर वापसी करना था, यानी पुनः हिंदू बनाना था। इसी के उद्देश्य से इन्होंने पतितो उद्धार सभा का चलाया था। देखिए, आज का हमारा जो ये प्रश्न है, हमने जितना सोचा था उतना कर दिया है। अब आगे प्रश्न की जो है, जो आगे देखना ना, ये पूरे प्रश्न किसमें आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जिसमें मैं फिर से इसी तरह से अन्य तथ्यों के साथ व्याख्या करूंगा। ओके, तो आज के लिए हमारा ये अंतिम प्रश्न था। देखिए, हम इन प्रश्नों के माध्यम से एक प्रश्न के जितने भी कथन दिए हुए, जो प्रश्न ऑप्शन दिए हुए, इन सभी पहलुओं को देख रहे हैं ना, रिवाइज भी करते जा रहे हैं। आप भी अगर सुन रहे होंगे यहाँ तक, तो जरूर मतलब हर एक 360 डिग्री समझने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के व्यक्तित्व के बारे में जाना, अक्षय कुमार दत्त के बारे में जाना, केशव चंद्र सेन के बारे में जाना, राधा कांत देव के बारे में जाना। हालांकि राधा कांत देव के बारे में तो कुछ हमने ज़्यादा ही जान लिया ना, सब सती प्रथा, चंद्रिका, गौड़ी समाज, धर्म सभा, शब्द कल्प द्रूप, संस्कृत में इन्होंने शब्द कल्प द्रूप नामक एक शब्दकोश लिखे थे, पतितो उद्धार सभा आंदोलन चलाया था। आगे हम चलते हैं। अवनींद्रनाथ बंग माता का चित्र बनाया था। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, आध्यात्मिक चार वो क्या थे, लक्ष्य थे। विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया 1856 में। सोम प्रकाश नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। किसने प्रकाशित किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। प्रगतिशील विचारक थे कौन? अक्षय कुमार दत्त। चारू चारू पथ नामक एक लेख लिखे थे। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत कुछ हमने सीखा। अब आगे चलते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय आंग्ल मैसूर के बाद युद्ध के बारे में जाना। यहाँ अंग्रेजों के जो अंग्रेजों से संबंधित जो डेट्स हैं, किस डेट में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं। रहनुमाई मजदाइसन सभा के बारे में हमने बात किया। राष्ट्रगुप्ता नामक पत्रिका संपादित की थी। शिक्षा समाधि के साथ प्राचीन धर्म शुद्धता, क्या बहुत कुछ डिस्कस किया ना। इसकी स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, जीबी वाचा बंगाली, नौरोजी फरदून जी, सत्य को बताने वाला यानी कि राष्ट्रगुप्तार। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रानडे ने स्थापना की थी, जिन्होंने सत्य का हितवाद नामक पत्रिका प्रकाशित किया था। और लॉर्ड कर्जन से संबंधित बंगाल विभाजन में जो बात आसपास का समय है, कलकत्ता निगम अधिनियम एक्ट आया था। बंगाल विभाजन लागू हुआ था। पुलिस प्रशासन की समीक्षा करने के लिए एक एंड्रयू फ्रेजर आयोग आया था। इस तरह से हमने क्या किया, हर एक पहलू को समझा। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, और उपनयन संस्कार अगर नहीं हुआ होगा तो उपनयन संस्कार कर लेंगे, और साथ ही दूसरों को भी उपनयन संस्कार करने के लिए और प्रेरित करिएगा।
हालाँकि ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, परंतु सुझाव दीजिएगा कि ये उपनयन संस्कार क्या है, आधुनिक है, डिजिटल है, बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, उपनयन संस्कार डन। हालाँकि इस किसका गुरुकुल है? आप देख रहे हैं सत्येंद्र का गुरुकुल। तो गुरुकुल में प्रवेश से पहले उपनयन संस्कार ज़रूरी है। चलिए, हम आज का हमारा ये सेशन ये समाप्त हुआ। हम मिलेंगे फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।